हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग ये 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पब्लिक अकाउंट के बारे में और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, इसका क्या रोल है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इंडिया सिकल सेल चैलेंज, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कैबिनेट अप्रूव्स आरएस 10,900 करोड़ फॉर न्यू ईवी प्रमोशन स्कीम। नया इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम आया है जो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज मेकिंग इंडिया स्टार्टअप नेशन। इंडिया को एक स्टार्टअप नेशन, स्टार्टअप हब बनाना है। कैसे बनाएंगे ये पूरा डिटेल में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ, इंडिया एंड यूएई साइंस हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जीएस पेपर 2 आईआर के लिए हजर से इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं पब्लिक अकाउंट के बारे में, द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा समझा दूं। इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे जो है पार्लियामेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। और जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट जिससे कि गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा होता है, तो यहाँ पे स्टेट के 3 पार्ट बोले जाते हैं। एक क्या है लेजिस्लेचर, एक क्या है एग्जीक्यूटिव, एक क्या है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है वो क्या है, अपना पार्लियामेंट है। एग्जीक्यूटिव जो आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह देखते हो, बाकी मिनिस्टर्स देखते हो, वो आपके एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी तो आप समझते ही हो, जज लोग क्या होते हैं, जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का ओवरसाइट है ना। एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स हैं, इनके ऊपर लेजिस्लेचर का ओवरसाइट मतलब लेजिस्लेटर का कंट्रोल होना। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट का कंट्रोल होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर। और पार्लियामेंट की बहुत सारी कमिटीज होती हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट ये एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल बना के, ओवरसाइट बना के रख पाती है। और पार्लियामेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये अकाउंट्स के ऊपर नजर रखती है कि कितना पैसा कैसे खर्च हो रहा है। और बहुत सारे जो बिल्स होते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर जैसे जैसे हर साल का जो एक्सपेंडिचर होता है, इनकम होता है, ये सारे रिसिप्ट्स के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर इनका पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है उनका नजर होता है। तो इस टॉपिक को अब हम डिटेल में समझते हैं। द आर्टिकल एड्रेसेस द इवॉल्विंग रोल ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल पार्लियामेंट के ओवरसाइट अमिड चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स। जैसे जैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहा है, इस बार जो गवर्नमेंट आई है वो गवर्नमेंट मेजोरिटी की तो आई नहीं है, एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। कोएलिशन गवर्नमेंट आई है। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब 2 3 4 पार्टीज मिल के उन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया है। अकेले एक पार्टी की तो गवर्नमेंट है नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ बीजेपी का मेजोरिटी नहीं रहा लोकसभा में, बाकी पार्टीज भी इंपॉर्टेंट हो गई है, जिससे कि अपोजिशन को काफी पुश मिला है। पैक का स्टार्ट क्या है, तो अभी पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी वापस से बनाया गया है। पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी हैज बिगन इट्स टर्म विद सिग्निफिकेंट एक्शन। उनको बहुत सारा एक्शन करना है। सितंबर 2 को अनाउंस किया गया। इट अनाउंस 161 सब्जेक्ट्स फॉर रिव्यू। पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी ने, पैक ने 161 सब्जेक्ट रिव्यू के लिए डाले हैं, प्राइमरली बेस्ड ऑन सीएजी रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर। अब बात आता है सीएजी क्या है। सीएजी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये ऑडिट्स का काम करते हैं। जो भी खर्चे गवर्नमेंट करती है उनके बहुत सारे रिसिप्ट्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, उनका ऑडिटिंग कौन करता है, उनका वेरिफिकेशन कौन करता है, सीएजी। सीएजी बेसिकली ऑफिसर्स हो गए। और पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी बेसिकली क्या हो गई, पार्लियामेंट्स में जो हमारे एमपी गए हैं उन एमपी से मिलके बना हुआ एक अकाउंट कमेटी हो गया। उन एमपीज में जिसमें कि गवर्नमेंट जो बीजेपी है या जो गवर्नमेंट चला रही है उनके एमपीज भी हो सकते हैं, मिनिस्टर्स के अलावा, मिनिस्टर्स छोड़ के, और बाकी अपोजिशन वाले भी एमपी उसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं सीएजी। सीएजी के बारे में आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। सीएजी अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है। सीएजी इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स। ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। देखो इतना बड़ा गवर्नमेंट चल रहा है, तो गवर्नमेंट चल रहा है तो खर्चे तो हो रहे हैं, है ना, खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, रिसीट आ रहा है, पैसे वापस इंडिया में टैक्स
और नॉन टैक्स के हिसाब से पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। तो इन सब का अकाउंट्स होता है, अकाउंट का ऑडिटिंग जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है। उसके लिए कौन काम कर रहा होता है? सीएजी काम कर रहा होता है, सेंटर के लेवल पे भी काम कर रहा होता है, स्टेट के लेवल पे भी काम कर रहा होता है। His her duty is to uphold the constitution and the laws of parliament in the field of financial administration. फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को और पार्लियामेंट के लॉज को अपहोल्ड करना इसका काम होता है। और इतना इंपॉर्टेंट होता है सीएजी कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। इलेक्शन कमीशन भी है, यूपीएससी भी है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस किसको माना गया है? सीएजी को माना है डॉक्टर अंबेडकर ने। खैर, की एरिया ऑफ फोकस इस बार पीएसी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो पैक कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके आ रही है? 5 सब्जेक्ट चुना है उसने अपने इनिशिएटिव के लिए। रिफॉर्म इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, तो अकाउंट्स कमेटी ये इम्प्रूव कराना चाहती है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म कराना चाहती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम्स है मनरेगा वगैरह वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, उस पर एक ओवरसाइट रखेगी। पॉलिसी मेजर्स फॉर ट्रांजिशनिंग इन एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में जैसे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या पॉलिसी मेजर्स ले रही है, ये सब कुछ पैक इस बार एनालिसिस करेगी। परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो भी रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश की हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल सेबी, और सेबी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था। सेबी का नाम आपने सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट कर रही होती है। सेबी किसको रेगुलेट करती है? सेबी रेगुलेट करती है आपके स्टॉक मार्केट को। तो ये सेबी के अलावा भी और भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी पैक इस बार रिव्यू करने वाले हैं। रेगुलेशन एंड लेवी ऑफ फीस, टैरिफ एंड यूजर चार्जेस, फीस बाकी टैक्स के अलावा भी फीस होता है, टैरिफ, यूजर चार्जेस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ना, जैसे रेलवेज पे, बस स्टैंड पे और बहुत जगह पे, यूटिलिटीज पे, पार्क्स में, बहुत जगह पे इसको भी एक बार ओवरसाइट करने वाली। इन 5 सब्जेक्ट पे पीएससी ने इनिशिएटिव लिया है कि 5 सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाली है। लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस में, 2023 यूपीएससी मेंस में ये पीएससी और बाकी पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। रूल यूटिलाइजेशन, द पीएससी हैज इन्वॉल्व्ड अ रूल अलाउइंग इट टू असेस नॉट जस्ट एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। ये पीएससी सिर्फ खर्चे नहीं देखेगी कि हाँ खर्चा ज्यादा हुआ कि कम हुआ, बट खर्चे के पीछे का विजडम, खर्चा करना भी चाहिए था कि नहीं, फेथफुल तरीके से हुआ कि नहीं, इससे गवर्नमेंट और पूरी कंट्री की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ देखती है। तो पीएससी एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया और पार्लियामेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर ओवरसाइट रखना इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और इंडिया क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग नेशनल फाइनेंस, पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल है नेशनल फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए। जो भी खर्चे करेगी गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कौन करेगा? पार्लियामेंट। विथ टैक्सेशन रिक्वायरिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल, मतलब अगर टैक्सेस कुछ करने हैं, लगाने हैं, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए, मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीडिंग प्रायर सैंक्शन थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल, और गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उस पर भी पार्लियामेंट का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है उसको अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। जब आप ये पूरा सेक्शन पढ़ते हो पार्लियामेंट का पॉलिटी के अंदर तो इसको डिटेल में समझते हो। सीएजी का क्या रोल है? द सीएजी ऑडिट्स एंड एग्जामिन्स द फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना। सीएजी एक सीए की तरह काम करता है, चार्टर अकाउंटेंट की तरह काम करता है, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। पहले आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, तो जैसे कि मान लो जो भी सेठ लोग होते थे वो मुनीम को हायर करके रखते थे, तो सीएजी एक तरह से मुनीम की तरह भी काम करता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। सेंडिंग इट्स रिपोर्ट टू द पैक, तो सीएजी रिपोर्ट बनाता है, सीएजी ऑफिसर्स होते हैं, ये रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बना के किसको भेजते हैं? पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने तो रिपोर्ट बना दिया है, आप इसको स्क्रूटनाइज करिए। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज है? एलिगेशन ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट पे इस बार बहुत सारा एलिगेशन लग रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म का। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि गवर्नमेंट के आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको बहुत सारे टेंडर्स दे देना, बहुत सारे काम दे देना, है ना। इसको क्रोनी कैपिटलिज्म आप बोल सकते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच
individuals or businesses with close ties to political leader, close ties, and government official use their political connection to gain an unfair advantage in the marketplace, है ना। तो गवर्नमेंट में जो अडानी ग्रुप है या अंबानी ग्रुप है, इनकी जो रिलायंस ग्रुप की कंपनीज है, इनको आगे बढ़ाने का सीरियस एलिगेशन लगते रहा है, सेबी से रिलेटेड भी एलिगेशन लगते रहा है। The PAC has faced resistance from the ruling BJP coalition regarding investigation in this issue। यार ये लाइन जो है वो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेटी कंपोजिशन, द पैक कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स। पैक में टोटल कितने मेंबर होंगे? 22 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के कितने मेंबर होते हैं ये बेसिक आप जान लो। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होता है। 13 फ्रॉम द बीजेपी लेड एनडीए, एनडीए से 13 मेंबर है, एंड 9 फ्रॉम द ऑपोजिशन, 9 जो है ऑपोजिशन से है, जिसमें से 4 कांग्रेस वाले भी मेंबर हैं, है ना। तो टोटल इस बार 22 मेंबर्स में 13 मेंबर आए हैं लीडिंग जो एनडीए है, जो गवर्नमेंट में है, और 9 ऑपोजिशन से भी है। तो आप सोचो कि ये पैक कितना अच्छे से काम कर रहा होगा, और पैक जो काम कर रहा होगा ये क्लोज्ड डोर काम कर रहा होगा, ये पार्लियामेंट में दिखा के चिल्ला के काम नहीं कर रहा होगा। तो क्लोज्ड डोर जो काम होते हैं, जहां लोगों को दिखाना नहीं होता, ज्यादा सेंसिबल तरीके से यहाँ काम किया जाता है ना। यहाँ पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी काम किया जाता है। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता, और गवर्नमेंट वाले एमपीज, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है उनके एमपीज बस इसलिए किसी चीज को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनकी पार्टी को सपोर्ट करना है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है कमिटीज के रिगार्डिंग। पैक एंड स्टैंडिंग कमिटी, द पैक एंड डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी शुड असर्ट देयर रोल एज की इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक। पैक क्या होता है? पैक के बारे में डिटेल में हम यहाँ जान जाते हैं। पैक 1921 में बना है। 1919 जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसमें पैक की बात पहली बार बोली गई थी, है ना। द पैक वाज इनिशियली लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर लीड करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद, फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पैक बिकम्स अ पार्लियामेंट्री कमिटी। वो पार्लियामेंट्री कमिटी बन गया। अब पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा में को एक तरह से चेयरपर्सन कौन होता है? स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर का अथॉरिटी यहाँ पे माना जाता है। सेक्रेटरियल फंक्शन होता है, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर पैक को रख दिया गया। पैक में टोटल 22 मेंबर होता है। अभी हमने देखा 22 में 15 कहां से होगा? लोकसभा से। 7 कहां से होगा? राज्यसभा से। तो इसमें जो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें कौन नहीं होंगे? मिनिस्टर्स मेंबर नहीं बनेंगे, मिनिस्टर्स को छोड़ के बाकी जो एमपीज है वो मेंबर बनेंगे, और एमपीज में जो रूलिंग पार्टी है उसके भी एमपीज बनेंगे, और जो अपोजिशन पार्टी है उसके भी एमपीज बनेंगे। मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और 1 साल के लिए सर्व करते हैं। वापस 1 साल के बाद दोबारा दूसरे मेंबर आएंगे, पहले वाले रिलेक्ट भी हो सकते हैं। द स्पीकर अपॉइंट द चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर से चेयरपर्सन यहाँ स्पीकर लेके आते हैं। और ऐसा कन्वेंशन बना हुआ 1967-68 से कि अपोजिशन के मेंबर को चेयरपर्सन बनाओ। पैक का चेयरपर्सन किसको बनाओ? अपोजिशन वाले को। क्योंकि पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं उनके खर्चों पे नजर रखना। तो नजर रखना काम है, तो अपोजिशन वाले को नजर रखने तो ज्यादा अच्छा होगा। मिनिस्टर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। फंक्शन क्या है पैक का? पैक रिव्यू अकाउंट्स डिटेलिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो फंड ग्रांट करती है उसको रिव्यू करते हैं। फाइनेंस अकाउंट कितना पैसा आया उसको रिव्यू करते हैं। द कमिटी इंश्योर्स फंड्स डिस्पर्स वेयर लीगली अवेलेबल एंड यूज्ड अप्रोप्रिएटली। जो भी फंड डिस्पर्स हुआ है वो लीगली अवेलेबल था कि नहीं, अप्रोप्रिएटली यूज हो रहा है कि नहीं। एक्सपेंडिचर कंप्लाई विद गवर्निंग अथॉरिटी। री अप्रोप्रिएशन फॉलो एस्टैब्लिश रूल। अगर वापस से पैसा देना होगा तो एस्टैब्लिश रूल से ये लोग अलाउ करते हैं। ब्रॉडर स्कोप क्या है? पैक रूल एक्सटेंड टू इवेल्युएटिंग द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग रिव्यूइंग लॉसेस, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो भी खर्चे करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्री जो भी खर्चे करते हैं, वो खर्चा सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इस पे नजर कौन रखेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी रखती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडियाज सिकल सेल चैलेंज। सिकल सेल, सिकल देखा हो ना, ये दराती हाशिया, इसको ऐसा खेत में इसको यूज किया जाता है, फसल वसल काटने के लिए यूज किया जाता है। तो सेल जो है रेड ब्लड सेल, उसका जो शेप है
वो सिकल की तरह हो जाना ये एक डिजीज हो जाता है और ये एक जेनेटिक डिजीज हो जाता है। इसको टैकल करना बहुत जरूरी है और इंडिया में इसका बर्डन बहुत ज्यादा है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये डिजीज है। तो अगर सेल जो है जो कि जनरली राउंड शेप का होना चाहिए वो अगर सिकल के साइज का हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको एलिमिनेट किया जाएगा वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस इंडियाज सिग्निफिकेंट चैलेंज विद सिकल सेल डिजीज, highlighting the government's launch of National Sickle Cell Anemia Elimination Mission in 2023। 23 में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। साइंस एंड टेक में आप समझ सकते हो सिकल सेल क्या है और अगर इसको रिमूव करने की बात चल रही है, एलिमिनेट करने की बात चल रही है तो हेल्थ के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर भी टॉपिक बनता है। सिकल सेल एनीमिया इज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर है, इनहेरिट किया हुआ है पेरेंट से, नोन एज सिकल सेल डिजीज। इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल विथ विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो रेड ब्लड सेल का अगर शेप ही खराब हो गया, सिकल जैसा हो गया, तो जो ऑक्सीजन वो कैरी करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसमें दिक्कत आती है। रेड ब्लड सेल्स आर यूजुअली राउंड एंड फ्लेक्सिबल सो दे मूव इजिली थ्रू ब्लड वेसल, बट सिकल सेल का शेप होने की वजह से इनको इजिली मूव करने में दिक्कत आती है। 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। और मिशन क्या है, 2047 तक, जब तक इंडिया के 100 साल होंगे आजादी के, तब तक सिकल सेल डिजीज को हटा देना है, रिमूव कर देना है। इंडिया में क्या चैलेंजेस है? प्रीवेलेंस क्या है? बहुत सारे जगह पे, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सिकल सेल का बर्डन बहुत ज्यादा है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिकल सेल बर्डन इंडिया में ही है। जेनेटिक कॉज, सिकल सेल डिजीज रिजल्ट फ्रॉम ए जेनेटिक म्यूटेशन। सिकल सेल डिजीज का वजह है जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिकली म्यूटेशन। इफ बोथ पेरेंट्स कैरी द सिकल सेल ट्रेट देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड दैट देयर चाइल्ड विल इनहेरिट द कंडीशन। अगर दोनों पेरेंट्स सिकल सेल को कैरी किए हुए हैं तो उनका ऑफ स्प्रिंग जो होगा, बच्चा जो होगा, उसमें चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि वो भी सिकल सेल कैरी करेगा। हेल्थ इंपैक्ट, ऐसे लोगों का लाइफ जो है काफी कम हो जाता है ना, लाइफ स्पैन काफी कम हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी उनको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो नाम लिया जाता है सिकल सेल अनीमिया, बार बार उनको इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है और इवन ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। और चैलेंज में क्या है, सोशल स्टिग्मा। अगर किसी को सिकल सेल अनीमिया है तो सोशल स्टिग्मा भी उस पर लगा दिया जाता है कि नहीं, विलेजेस में या फिर रूरल एरियाज में, इवन अर्बन एरियाज में, कि नहीं उसको मत टच करो, इसके पास मत जाओ, ऐसा स्टिग्मा भी लगा दिया जाता है। जेनेटिकली उनको इंफीरियर कंसीडर किया जाता है, उनको ऑस्ट्रासाइज मतलब बहिष्कृत समाज से अलग कर दिया जाता है। सब्जेक्टेड टू हार्मफुल बिलीफ सच एज डिजीज बीइंग अ कर्स। डिजीज को कर्स भी माना जाता है कि ये इसका पाप है पुराने जन्म का, या ब्लैक मैजिक का नतीजा है ना। दिस स्टिग्मा कैन नेगेटिवली अफेक्ट देयर मैरिटल एंड सोशल प्रोस्पेक्ट। उनके शादी का प्रोस्पेक्ट और सोसाइटल प्रोस्पेक्ट को भी काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। तो इंडिया में कैसे चैलेंज हो रहा है ये आप समझ गए। 2023 में इसको लॉन्च किया गया, ये भी आप समझ गए। तो लॉन्च करके क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। स्क्रीनिंग तो पहले जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है उसके लिए स्क्रीनिंग करना जरूरी है। नेशन वाइड लार्ज स्केल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस टू आइडेंटिफाई केसेस अर्ली। अर्ली केस आइडेंटिफाई कर लेना किसी भी डिजीज में बचने का बहुत बड़ा तरीका होता है। इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोक्सियरा इज अ की ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल डिजीज हैज बीन एडेड टू द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया गया है जिससे कि इसका एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। चैलेंजेस क्या है, ऑनगोइंग चैलेंजेस, लो ट्रीटमेंट कवरेज। Only about 18% of individual with sickle cell disease in India receive consistent treatment। अगर मान लो कि 100 लोग इंडिया में सिकल सेल डिजीज से परेशान हैं, बीमार हैं, तो उसमें से सिर्फ 18 लोग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और इसके अलावा लो ट्रीटमेंट कवरेज के अलावा ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं फिर बंद भी कर देते हैं। डायग्नोसिस एक इशू है, एक्यूरेट डायग्नोसिस इज हिंडर्ड बाय स्टिग्मा। स्टिग्मा की वजह से बहुत लोग जाते ही नहीं है और ट्रेडिशनल हीलर जो होते हैं विलेज वगैरह में उनका हेल्प ज्यादा लेते रहते हैं अंधविश्वास के चक्कर में। ठीक है, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ सिकल सेल डिजीज, ये जानना बहुत जरूरी है।
देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर सिकल सेल डिजीज। आई रिपीट, देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर सिकल सेल डिजीज, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑल्दो जीन थेरेपी research is promising, it may remain out of the reach for many due to high cost, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। हाइड्रोक्सीयूरिया इज इफेक्टिव बट फेसेज इश्यूज विद इनकंसिस्टेंट सप्लाई एंड एक्सेसिबिलिटी। ये मेडिसिन की बात हो रही है। पेशेंट ऑफन नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू एक्सेस मेडिसिन, इसीलिए हाइड्रोक्सीयूरिया को कहाँ डाल दिया गया है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया गया है, जिससे इसका एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। वैक्सीन कवरेज ऑफ वैक्सीन दैट कुड रिड्यूस इन्फेक्शन, इंप्रूव लाइफ क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स इज स्टिल इनएडिक्वेट। वे अहेड क्या होना चाहिए, एड्रेसिंग स्टिग्मा एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। स्टिग्मा को रिड्यूस करना है, ट्रस्ट को बिल्ड करना है, स्क्रीनिंग को इनहेंस करना है, न्यू बॉर्न खासकर नए बॉर्न बच्चे में स्क्रीनिंग को इनहेंस करना है, इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी टू ट्रीटमेंट, लोकल अवेलेबिलिटी बढ़ाना है, इंश्योर दैट essential drugs and adherence support are available at nearby health and wellness center, स्पेशलाइज सेंटर बढ़ाना है, स्टैब्लिश इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में जो चीजें कामयाब हो सके उसको क्या बोल सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी, है ना। मेडिकल साइंस, बायोलॉजी, बहुत सारा एक साथ कनेक्ट करके ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में बढ़ाने की जरूरत है। वैक्सीन कवरेज बढ़ाने की जरूरत है, जो लोग पीछे रह जाए उनके लिए कैचअप प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। कैचअप मतलब पकड़ लो। स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल हेल्थ सर्विस, ट्राइबल हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अडॉप्ट हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज टू द यूनिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड इंश्योर एडिक्वेट फंडिंग फॉर दिस सर्विसेज। इंकरेजिंग रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन प्रमोट करने की जरूरत है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। कैबिनेट अप्रूव्स आरएस 10,900 करोड़ फॉर न्यू ईवी प्रमोशन स्कीम। नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है 10,900 करोड़। द आर्टिकल डिस्कसेस द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल फॉर द पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। प्राइम मिनिस्टर ई फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। पीएम ई ड्राइव स्कीम नया लॉन्च हुआ है, which aims to promote electric vehicle adoption in India। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होता है, एटलीस्ट सिटीज में पॉल्यूशन कम हो जाता है। सिटीज में जो हाई पॉल्यूशन बर्डन है और हाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होता है, जो कि किसके वजह से होता है, वेहिकुलर एमिशंस की वजह से होता है, उसको ई व्हीकल से कम किया जा सकता है। ई व्हीकल से नॉइज पॉल्यूशन को भी काफी ज्यादा कम किया जा सकता है और सिटीज की लाइवेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए पीएम ई ड्राइव नया स्कीम लॉन्च हुआ है। पहले जो स्कीम था उसको क्या बोलते थे, फेम बोलते थे। फेम 1 फेम 2 करके आया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ई व्हीकल्स इन इंडिया। उसके स्कीम से लॉन्च किए गए। अभी पीएम ई ड्राइव स्कीम है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड न्यू स्कीम नेम्ड पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव vehicle enhancement to boost electric vehicle adoption in India. Scheme will replace the previous FAME scheme. Ministry of Heavy Industries will oversee the implementation of PM E-Drive. कौन देखेगा, Ministry of Heavy Industries देखेगा। बजट कितना है, 10,900 करोड़ और कितने साल के लिए है, 2 years के लिए। क्या क्या इंसेंटिव एंड सपोर्ट होगा, द स्कीम एलोकेट्स RS 3679 करोड़ इन सब्सिडीज एंड डिमांड इंसेंटिव फॉर वेरियस ईवीज। वेरियस ईवीज के लिए यहाँ पे इंसेंटिव की बात की जाएगी, है ना। 2 व्हीलर्स के लिए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए, ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स, ट्रक्स में भी ई ट्रक होना बहुत जरूरी है, इमर्जिंग ईवीज और भी ईवीज में यहाँ पे क्या दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। 500 करोड़ तो सिर्फ ई एम्बुलेंस के लिए रखा गया है। 4391 करोड़ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 14,000 ई बसेस बाई स्टेट ट्रांसपोर्ट। स्टेट ट्रांसपोर्ट में ई बसेज यूज की जाएंगी। गुवाहाटी में भी आपको ई बसेज दिखती होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। इंप्लीमेंटेशन एंड लॉजिस्टिक, कौन इंप्लीमेंट करेगा, कन्वीनियंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL विल मैनेज डिमांड एग्रीगेशन इन 9 मेजर सिटीज। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, सूरत में, बेंगलुरु में, पुणे में, ये सब लॉन्च किया जाएगा। सपोर्ट विल ऑल्सो एक्सटेंड टू इंटरसिटी एंड इंटर स्टेट ई बसेस। इंटर सिटी बसेस के लिए, इंटर स्टेट ई बसेस के लिए सपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। ई वाउचर सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। टू एक्सेस बेनिफिट बायर विल यूज ई वाउचर जनरेटेड थ्रू स्कीम पोर्टल। ई वाउचर जनरेट किया जाएगा स्कीम पोर्टल से। ई वाउचर प्रोसेस इन्वॉल्व्स आधार ऑथेंटिकेशन, साइनिंग बाय बोथ बायर्स एंड डीलर्स, अपहोल्डिंग ऑन द पीएम ई ड्राइव पोर्टल, है ना। आधार को ऑथेंटिकेट किया जाएगा,
बायर्स एंड डीलर दोनों साइन करेंगे, पीएम ई ड्राइव पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, है ना, वहां से वाउचर्स जनरेट होंगे, एसएमएस वगैरह मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो तरीका हो गया, तरीका आपको नहीं भी याद रहे तो भी काम चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी गोल ऑफ पीएम ई ड्राइव स्कीम इज टू एक्सेलरेट ईवी अडॉप्शन बाय प्रोवाइडिंग अपफ्रंट परचेज इंसेंटिव, खरीदने के टाइम पे ही आपको इंसेंटिव मिल जाए, एंड सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, मेकिंग इंडिया स्टार्टअप नेशन, इंडिया को एक स्टार्टअप नेशन बनाना है। स्टार्टअप समझते हो ना, आजकल स्टार्टअप का दौर चला हुआ है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी लॉन्च की गई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च की गई थी इंडिया में। आर्टिकल डिस्कसेस द ग्रोथ एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओवर द पास्ट डिकेड। 10 साल में कितना इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया हुआ है हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या ड्राइवर रहे हैं इंडिया में, किस किस ड्राइवर ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। तो पहला है डिजिटल पेमेंट का एक्सपेंशन, यूपीआई से खटाखट जो हम पेमेंट करते हैं उससे काफी इकोनॉमिक ग्रोथ आया है। टेलीकॉम का रेवोल्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन इजी हो गया, आसान हो गया, इंटरनेट और बाकी मोबाइल फैसिलिटीज, ठीक है, कम्युनिकेशन आसान होना, पैंडेमिक के बाद से बूस्ट। द कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड स्टार्टअप। ई कॉमर्स का उस समय टाइम आ गया कि लोग दुकानें बंद रख रहे हैं, ऑर्डर कर ले रहे हैं, ऑर्डर करके इनफैक्ट जो ई कॉमर्स में जो ग्रोसरी सर्विसेज थी, है ना, ग्रोसरी आइटम्स भी आप फटाफट ऑर्डर करके मंगा लेते हो, ब्लिंकिट, जेप्टो, इनका भी टाइम, है ना, बिग बास्केट, इनका भी टाइम बहुत ज्यादा आ गया, प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द सेक्टर। इकोनॉमिक माइलस्टोन, इंडिया का जीडीपी अभी कितना है, इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड $3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। कंट्री को 60 इयर्स लगा 1 ट्रिलियन पहुंचने में, 1947 में हम आजाद हुए, 1 ट्रिलियन पहुंचने में 60 इयर्स लगा, 7 ईयर लगा 2 ट्रिलियन पहुंचने में, 1 को 2 करने में, फिर नेक्स्ट 5 ईयर लगा 2 को 3 करने में, है ना, और बीच में 2022 में हमने यूको को सरपास कर लिया, बीच में कोविड आ गया, अदरवाइज फिर कुछ साल में ही हम 4 हो गए होते, और यहाँ पे 5 इयर्स हमें शायद नहीं लगता, 4 इयर्स में हम लोग पहुंच जाते, या इतने उससे भी कम टाइम में पहुंच गए होते। स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में अभी 1,40,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है जो पल पल बढ़ रहा है। द कंट्री एड्स मोर स्टार्टअप्स डेली देन एनी अदर एंड हैज सीन द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिकॉर्न। किसी भी और कंट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां रजिस्टर हो रहे हैं, इंडिया में। हर 20 दिन में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जा रहा है, यूनिकॉर्न बन जा रहा है, और 7-8 साल से ये देखा जा रहा है कि हर 20 दिन में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा है। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेटली हेल्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, प्राइवेटली हेल्ड, प्राइवेट टेक्नोलॉजी की कंपनी है दैट हैज अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, $1 बिलियन का वैल्यूएशन या उससे ज्यादा का वैल्यूएशन है, और स्टॉक मार्केट पर अभी तक वो लिस्टेड नहीं है। एजुकेशनल सपोर्ट कैसे हो पा रहा है ये, आईआईटीज, आईएएम, टायर 2 और टायर 3 सिटीज के भी सपोर्ट से ये सारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है। ग्रोथ के फैक्टर्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे, है ना, इंटरनेट के पेनिट्रेशन पे, इंटरनेट बहुत इजी और एक्सेसिबल हो गया है, डिजिटल इंक्लूजन पे, डिजिटली बहुत लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब सब लोग अब आजकल इंटरनेट और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं, विद ओवर 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स and 120 crore cell phone users. The vast digital ecosystem offer opportunity in agriculture. एग्रीकल्चर में ई लर्निंग, अभी आप ये वीडियो देखोगे, दैट इज ई लर्निंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको बोलते हैं? इजी बैंकिंग सर्विसेज वगैरह, ठीक है, अभी आप सब लोग यूपीआई यूज करते हैं। सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट स्टार्टअप्स के लिए काफी कम होता गया इन सब चीजों की वजह से। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होने वाले हैं एंड चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। हमने 2023 में चाइना को क्रॉस कर लिया पॉपुलेशन वाइज, तो वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। द डेमोग्राफिक ट्रेंड हैज इम्प्लीकेशन फॉर हायर एजुकेशन, तो अगर हम सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री हैं तो हमारे पास लोग ज्यादा हैं, तो उनको हायर एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ये हायर एजुकेशन से हम लोग स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट कितना हो रहा है? Over 4.3 crore students are enrolled in 1168 universities and 45,000 colleges. Approximately 1 crore graduate enter the workforce annually, a number projected to rise
तो हमारा ग्रेजुएशन का जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनका नंबर भी राइज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर ज़्यादा ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि स्टार्टअप्स हमें और ज़्यादा पुश करना चाहिए और पुश हो भी सकते हैं। ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में नॉट कीप पेस विद द राइजिंग नंबर ऑफ ग्रेजुएट, है ना। जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं जितने ज़्यादा हर साल ग्रेजुएट इंडिया में बढ़ते रहेंगे। तो नॉर्मल अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो करना क्या है, स्टार्टअप्स स्टार्ट करना है। स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्री 5.0 टेक्नोलॉजी सच एज AI, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, देयर विल बी ग्रेटर नीड फॉर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज। हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत होगी। वाइल रूटीन जॉब रिक्रूटमेंट जो होगा, रूटीन जॉब के लिए काम जो है वो AI वगैरह की वजह से और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएंगे। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज कैटलिस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अगर इंडिया में चाहिए, अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, इनोवेशन से आएगा। इनोवेशन से आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से आएगा। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टअप से आएगा। स्टार्टअप्स कौन प्रमोट कर रहा है इंडिया में, DPIIT बॉडी है जो क्या प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप्स। 2017 में ये बॉडी, पुरानी बॉडी का नाम बदल के रखा गया। DPIIT का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं, DPIIT। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पे 2023 अलोन में दीज स्टार्टअप जनरेटेड 4,390,000 जॉब्स, मार्किंग a 46.6% year-on-year increase and 217.3% इंक्रीज ओवर 5 ईयर। 5 ईयर में इतना परसेंट जॉब इंक्रीज हुआ है, एक साल में ही इतना परसेंट जॉब इंक्रीज हुआ है स्टार्टअप्स की वजह से। स्टार्टअप्स ही जॉब दिलाएंगे इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स के हिसाब से। इकोनॉमिक इंपैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 23 स्टार्टअप्स एंड देयर कॉर्पोरेट काउंटर पार्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड $140 बिलियन टू इंडियन इकोनॉमी, है ना। जो 4% ऑफ GDP इंडिया का कहां से आया, स्टार्टअप से आया, और स्टार्टअप्स टाइप की चीजों से आया। यूके में कितना आ रहा है, यूके में 8.6% ऑफ द GDP आ रहा है। यूके में 8.6% ऑफ जो GDP उनके स्टार्टअप से आ रहा है। इंडिया में 4% ऑफ द GDP इंडिया के स्टार्टअप से आ रहा है। इंडिया और यूके को क्यों कंपेयर किया जा रहा है, दोनों का GDP ऑलमोस्ट सेम है, यूके का थोड़ा कम है इंडिया से, बट ऑलमोस्ट उसी रेंज में दोनों का GDP आता है। तो इंडिया के पास और रूम है कि और ज्यादा स्टार्टअप्स हो और ज्यादा स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन हो इंडिया के GDP में। बेंचमार्किंग अगेंस्ट लैंडिंग इकोनॉमीज, अगर हम लीडिंग इकोनॉमीज की बात करें, यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, अ ग्लोबल सर्वे ऑफ 2,67,000 स्टूडेंट फ्रॉम 58 कंट्रीज इन 2021 रिवील दैट अबाउट 11% वेयर रनिंग बिजनेसेस। 11% लोग बिजनेस रन कर रहे थे ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग, है ना। यूएस में 16% स्टूडेंट का प्लान था अपना बिजनेस रन करना, 5% प्लान था यूके में, 4% प्लान था चाइना में। अकॉर्डिंग टू एन अगस्त 2012-24 सर्वे ऑफ IIT बॉम्बे ग्रेजुएट, लेस देन 2% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ कितने परसेंट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, 2%। Potential impact of increased entrepreneurial activities. If 5% of Indian students choose entrepreneurship, it would result in 5 lakh new entrepreneurs. 5 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स एनुअली इंडिया में आएंगे, है ना। अगर 2%, देखो सिर्फ IIT बॉम्बे जो इतना बड़ा कॉलेज है उससे सिर्फ इतना इनोवेटिव कॉलेज है, सिर्फ 2% लोग एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप चूज करेंगे, है ना, खुद का बिजनेस ट्राई करेंगे, जो कि इससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी कम होगा। अगर इंडिया में 5% स्टूडेंट भी चूज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो 5 लाख न्यू एंटरप्रेन्योर्स एनुअली आएंगे। 5 लाख में से इफ 90% भी फेल कर जाता है, 90%, तो भी 50,000 स्टार्टअप्स होंगे, जिससे कि 5,50,000 डायरेक्ट जॉब होगा एंड 5.5 मिलियन इनडायरेक्ट एंड गिग जॉब होगा हर साल। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस वुड एड अप्रोक्सीमेटली 1% टू द करंट लेबर फोर्स एनुअली, इक्वेटिंग टू द जॉब क्रिएशन ऑन पार विथ 5 कॉन्ग्लोमेरेट्स। 5 बड़े बड़े बिजनेस जैसे टाटा ग्रुप है, TCS वगैरह है, उनके बराबर का जॉब क्रिएट सिर्फ स्टार्टअप कर पाएंगे। सोचो, रीथिंकिंग हायर एजुकेशन मैट्रिसेस, करंट फोकस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करंटली प्रायोरिटाइज प्लेसमेंट इन हाई पेइंग जॉब। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटाइज करता है कि हाई पेइंग जॉब में प्लेसमेंट आए। प्रोपोज्ड मैट्रिक्स क्या है,
3 मॉडल एजुकेशन प्रमोट करो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करो, उससे क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। एकेडमी इंडस्ट्रियल लिंकेज बढ़ाने की जरूरत है। यूएस में क्या हो रहा है, एकेडमिक टेक ट्रांसफर कंट्रीब्यूटेड ओवर $1 ट्रिलियन टू इंडस्ट्री आउटपुट, over $500 billion to GDP and created over 4 million jobs over 20 years. 4 million jobs create किया 20 साल में। The US success is linked to its high R&D expenditure at 3.4% of GDP. US का सक्सेस क्यों आया कि यूएस ने रिसर्च में 3.4% ऑफ जीडीपी खर्चा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडिया रिसर्च में कितना खर्चा करता है, सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी, है ना। 10% एलोकेट होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो कि काफी कम है। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, सिस्टमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एजुकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप पेडागोगी चेंज करनी पड़ेगी, एकेडमिया का इंडस्ट्री से लिंकेज करना पड़ेगा, सिनर्जिस्टिक अप्रोच, सिनर्जी, जब दोनों की एनर्जी मिल जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं, सिनर्जी। एजुकेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का, एम्प्लॉयमेंट को सबको लिंक करके अमृत काल में हम लोग को स्टार्टअप भी बूस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, है ना, क्योंकि टॉपिक्स जो थे अच्छे टॉपिक्स काफी ज्यादा थे। तो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इंडिया एंड यूएई साइन हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। The article highlights the recent agreement between India and the UAE for civil nuclear cooperation, which represents a significant milestone in the bilateral relation. इंडिया और यूएई का कॉपरेशन सिग्निफिकेंट है, माइलस्टोन है बायलेटरल रिलेशन के बीच में। दोनों ने हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। न्यूक्लियर समझते हो ना, न्यूक्लियर एनर्जी का सिविलियन पर्पस के लिए यूज, मतलब अभी जो आपके घर पे इंटरनेट है या फिर वाईफाई चल रहा है या फिर फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, ये सब एनर्जी है। ये एनर्जी अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से भी आ सकता है। तो सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंडिया और यूएई ने डील साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का एनपीसीआईएल और यूएई का एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी ईएनईसी, है ना। तो इन लोगों ने ये साइन किया है एमओयू न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। द डील वाज साइंड ड्यूरिंग शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान विजिट टू इंडिया। इनके इंडिया विजिट में ये डील साइन किया गया। बैकग्राउंड क्या है, मोदी जी 2015 में यूएई गए थे, उसके बाद से इंडिया और यूएई के रिलेशन और ज्यादा क्लोज होने स्टार्ट हुए। एनर्जी के मैटर पे, सेफ्टी के मैटर पे, हेल्थ के मैटर पे, एग्रीकल्चर के मैटर पे, साइंस एंड टेक के मैटर पे आगे बढ़ना स्टार्ट किए। The agreement between NPCIL and ENEC marks a first of a kind between two nations. इंडिया और यूएई के बीच में ये पहला टाइप का एग्रीमेंट देखने को मिला है। ट्राइलेटरल कोऑपरेशन 2022 में फ्रांस, इंडिया, यूएई ने ट्राइलेटरल कोऑपरेशन लॉन्च किया था, है ना, कि ऐसे केसेस में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन भी लॉन्च किए जा सकते हैं। A follow-up phone call among the foreign minister to 3 countries on February 4 led to agreement to promote energy cooperation project with an emphasis of solar and nuclear. तो ये सब बैकग्राउंड है, ये एग्जाम में काम आने वाली चीज नहीं है, कहानी का पार्ट है कि 2022 में फ्रांस, इंडिया, यूएई ट्राइलेटरल कोऑपरेशन स्टार्ट किया। 2023 में फॉलोअप कॉल आया कि एडिशनल एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अलावा इस बार और भी एग्रीमेंट साइन हुए। उसमें से एग्रीमेंट क्या था, एलएनजी की सप्लाई को लेके, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को लेके, जो कि ऑब्वियसली यूएई सप्लाई करेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। अनदर एग्रीमेंट साइन हुआ एडीएनओसी। एडीएनओसी क्या है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियाज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया ने जगह जगह पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हुए हैं, है ना, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी बनाई हुई हैं जिसको वॉर के टाइम पे और क्राइसिस के टाइम पे यूज किया जा सके। तो उसमें भी एमओयू साइन हुआ है। प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक वाज साइन बिटवीन ऊर्जा भारत। प्रोडक्शन में कंसेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी साइन किया है अलग से, जिससे कि फूड पार्क बनेंगे गुजरात में। फूड पार्क कौन बनाएगा, यूएई बनाएगा। यूएई का अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी फूड पार्क बनाएगा कहाँ पे, गुजरात में। और इंडिया और यूएई दोनों ही I2U2 ग्रुप के पार्ट है। I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया आएगी, इंडिया और क्या आएगी, इजराइल, यू फॉर यूएई, यू फॉर यूएस, ये 4 कंट्रीज आती हैं। और ये 4 कंट्री I2U2 में क्या काम करने वाली हैं, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। फूड पार्क बनाना आपने देखा फूड सिक्योरिटी का पार्ट है, और एनर्जी में बहुत सारा कोऑपरेशन इनके बीच अभी साइन हुआ ही।
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुपिंग इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो आईटी यूटी का दोनों कंट्रीज पार्ट है और इंडिया और यूएई का क्लोजनेस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो आई होप आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।